Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy where we are Baloch. We are starting our lesson 23 that is attitude change. तो हम सबसे पहले जो है वो इस attitude change का concept क्या है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। हम बताएंगे किस तरह मोटिवेशनल हम ये बात करेंगे कि किस तरह मोटिवेशनल और एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं और कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे परसुएसिव मैसेजेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बिहेवियर चेंजिंग एटीट्यूड्स। ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं। हमारी जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है जो बैम 1965 में बैम ने दी थी। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने एटीट्यूड से मतलब जो हम हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जो बिहेवियर्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन बिहेवियर्स से हम अपने एटीट्यूड्स को इन्फर करते हैं। यानी कि हम बताते हैं कि हम हमारी ये जो जिस तरह हम बिहेव कर रहे हैं उससे हम जो है वो हमारे एटीट्यूड्स निकालते हैं, इन्फर करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो हमारे एटीट्यूड्स को कॉज करते हैं। हमारे जो बिहेवियर्स हैं हमारे एटीट्यूड्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी आ जाती है जो कि फिस्टिंगर ने 1957 में दी थी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये है कि जब हम बिहेव करते हैं और हमारे वो बिहेवियर्स हमारी थॉट्स और बिलीफ से हटकर होते हैं तो फिर वो हमारे अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा करते हैं। और वो डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट जब हम फील करते हैं तो उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं कि हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लें ताकि हमें वो डिस्टर्बेंस या डिस्कम्फर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, तो ये मतलब एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करना जो हमारे एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंट नहीं है वो हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट की फीलिंग पैदा करता है। और यही जो ये प्रिंसिपल जो है ये फर्स्ट हेडर ने दिया था कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का। ठीक है, जो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल था वो पहली दफ़ा फर्स्ट हेडर ने दिया था 1946 में। कि हम मोटिवेट होते हैं, हमारी जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसके अलावा हम मोटिवेशन कर ठीक है हासिल करते हैं कि गेस्टाल्ट रूट्स हैं कि ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करते बल्कि प्रेफर भी करते हैं अपनी परसेप्शंस को कि वो कोहेरेंट हो और वही उन्हें मोटिवेट करती हैं। यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारी जो थॉट्स होती हैं जो हमारी परसेप्शंस होती हैं हम उन्हीं को एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हीं को प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे थॉट्स और बिलीव्स हैं उससे मिलते जुलते ही नेक्स्ट भी हों और उसी को हासिल करने के लिए हम मोटिवेटेड भी होते हैं। ठीक है, ये कहा था फ्रेड्स हैडर ने अपनी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी में। बट फिस्टिंगर ने जो है वो इसके ऑपोजिट काम किया। उसने कहा कि हम जो हैं वो रैशनल बिहेवियर मतलब इसके बरक्स हम रैशनल बिहेवियर में इंगेज नहीं होते। ठीक है, यानी कि हम इरेशनल बिहेवियर में इंगेज होते हैं, मैल अडेप्टिव बिहेवियर में इंगेज होते हैं और वो जैसा भी हम बिहेव कर रहे होते हैं उसको हम इस तरह पेश करते हैं कि वो रैशनल है। ठीक है, अपने बिहेवियर को रैशनली जो है वो हम पेश करते हैं जबकि वो बिहेवियर एक्चुअल में इरेशनल मैल अडेप्टिव होता है। यानी कि वो हम ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं जो हमारी थॉट्स और बिलीव्स के साथ कंसिस्टेंट हो चाहे उनकी कोई लॉजिक है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ की स्टडी जो इन्होंने 1959 में की थी। इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कुछ बोरिंग टास्क दिए जिसमें कुछ एम्प्टी ट्रेस थे और उन्हें फिल करना था। ठीक है, और 48 वुडन पैग्स थे उसके साथ उन्होंने उसको फिल करना था। उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने झूठ बोलना है जब उनसे कोई पूछे कि उनका जो टास्क था वो कैसा था। यानी कि उन्होंने ये कहना है कि उनका टास्क जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, और अगर वो ये टास्क अच्छा है ये अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बताएंगे तो कुछ को $1 मिलेगा और कुछ को $20 मिलेंगे उनके झूठ बोलने पे। ठीक है, तो अब इंटरव्यूअर को कहा गया कि कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग टास्क वो था, कौन सी कंडीशन ने ज्यादा फेवरेबिलिटी पैदा की और एटीट्यूड शिफ्ट किसने पैदा किया। ठीक है, तो
जब हमने ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू सजेस्ट किया कि वो एटीट्यूड्स जो ज़्यादा रिवॉर्डिंग थे उनके अंदर ज़्यादा फेवरेबिलिटी पैदा हुई, बट जो जिन ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिनको $1 दिया गया था, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी थी, यानी उनके अंदर डिसोनेंस या डिस्टर्बेंस थी, उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो है आपस में इनकन्सिस्टेंट थे एज कम्पेयर टू जिनको $20 दिया गया, ठीक है। और फिस्टिंगर ने कहा कि ये जो डिजोनेंस था, ये जो हमने डिजोनेंस की बात की है, वो हंगर इन एवर्सिवनेस के साथ भी किसी तरह किसी हद तक मैच करता है। जो $1 जिन पार्टिसिपेंट्स को दिया था, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास $1 था तो उनके पास ये इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन है कि वो झूठ बोले, ठीक है। तो इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था अपनी अनप्लेजेंट इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने का, कि वो अपना एटीट्यूड चेंज कर ले उस बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो उनके लिए वो टास्क जो है वो फन हो गया, ठीक है। और जो दूसरे इनकंसिस्टेंट कॉग्निशंस थी, उसमें उन्होंने एक थर्ड कॉग्निशन ऐड की ताकि वो एटीट्यूड को चेंज करें, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना एटीट्यूड, उनके लिए वो जो चीज़ थी वो इनकन्सिस्टेंसी इनसफिशिएंट नहीं थी बल्कि सफिशिएंट थी, क्योंकि उन्हें $20 मिल रहे थे, तो वो एक सफिशिएंट जस्टिफिकेशन थी। तो उनके उनके पास एक थर्ड चीज़ भी थी इसके बरक्स के वो अपना एटीट्यूड चेंज करते। तो उन्होंने थर्ड कॉग्निशन को यूज़ किया, ठीक है। और उनकी जो फेवरेबिलिटी थी वो कम थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया। उन्होंने वो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन यूज़ की कि उनके पास $20 मिलेंगे जब वो झूठ बोलेंगे, ठीक है। इसलिए जो $1 के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया ताकि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसोनेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है जस्टिफिकेशन। जैसे कि हमने डॉम्सडे की बात की थी, कर्ट ग्रुप, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, ठीक है, कि जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम अच्छे एक्सपीरियंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हम डिसोनेंस जो है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि अगर किसी को फोर्स किया जाए कि उसने एक काम करना है, तो वो क्यों करता है? कि वो अपने एटीट्यूड्स को जो है वो वायलेट करते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो है अपनी हमारे अंदर जो डिजोनेंस क्रिएट हो रही है उससे बच सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते रहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास इस चीज़ का सॉरी, इस चीज़ का एविडेंस भी होता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, इमोरालिटी भी है उनके अंदर, बट हम जो है वो इस सब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है उस पार्टी पर बिलीव करने करने के लिए, मतलब इतना इतना अरसा उन पर करने के लिए गुजारा है, तो उसी पार्टी को हम सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड परसुएशन। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो एटीट्यूड चेंज हम लेकर आते हैं इंटरनल डिस्क्रिपेंसी से, ठीक है, यानी कि इंटरनली हम जो है वो डिस्टर्ब इंटरनली डिस्क्रिपेंसी करते हैं हम ताकि अपना एटीट्यूड चेंज करें। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है। बट परसुएशन होता है एटीट्यूड चेंज विया एक्सटर्नल मैसेज, यानी कि बातचीत करके परसुएट करना और उसके थ्रू एटीट्यूड चेंज करना। तो परसुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम कॉन्शियसली अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, ठीक है, थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ सम मैसेज, किसी मैसेज को ट्रांसमिट करके हम अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं बट कॉन्शियसली। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि हम अपने अंदर की जो डिस्कम्फर्ट है उससे बच सके, उसके लिए हम अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी परसुएसिवनेस ऑफ एक मैसेज की परसुएसिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स में आ जाते हैं कि सोर्स कौन है, यानी कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है वो मैसेज, ठीक है। उस बेसिस पर भी हम एटीट्यूड चेंज करते हैं। अगर हमारे फेवरेबल पर्सन्स होते हैं हमारे सामने, तो वो हमारी वो परसुएशन कर रहे हो
तो हम जो है वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैसेज वेरिएबल, यानी कि उसका कंटेंट क्या है, बात एक्चुअल में क्या है, क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। लाइक कोई किसी की अगर रिलीजन की बात है तो वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो कंटेंट क्या है, अगर वो चेंज हो सकता है तो फिर उसको चेंज किया जाता है। और फिर ऑडियंस के किसकी तरफ मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, तो वो भी जो है हमारी परसुएसिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद सोर्स फैक्टर्स क्या हैं, मतलब कौन कम्युनिकेट कर रहा है, इसमें सोर्स की क्रेडिबिलिटी, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस, सोर्स अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल अपीयरेंस, लाइकेबिलिटी, सिमिलैरिटी, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये सोर्स के फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है उसमें जो फैक्टर्स आते हैं ये सब वो हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्रेडिबिलिटी। उसके बाद सोर्स फैक्टर्स में सबसे पहले हमने बात की थी क्रेडिबिलिटी की। तो क्रेडिबिलिटी होता है कि एक्चुअल में पर्सन कौन है, ठीक है, यानी कि सोर्स क्या है, कौन बात कर रहा है। ठीक है, तो वो आ जाती है क्रेडिबिलिटी। अब एक्सपर्टीज में बोंकर और इंस्को ने स्टडी की थी 1966 में। कुछ रिटन पावरफुल स्टेटमेंट्स थी जिन्हें ये क्लेम किया कि 8 घंटे से कम मतलब 8 घंटे से कम की जो स्लीप है, यानी कि जो नींद है, वो चाहिए होती है इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। और यही स्टेटमेंट्स को कहा गया कि वो किसी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट या वाईएमसीए डायरेक्टर ने कही है। तो ऑब्वियसली लोग अब किस पर बिलीव करते हैं, वो उन स्टेटमेंट्स पर जो किसी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ने कही है। ठीक है, तो हम आर्ग्यूमेंट से नहीं जीतते, मतलब हम आर्ग्यूमेंट से नहीं जीतते। हम टोन को एनालाइज करते हैं, टेम्पर को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इंसान कौन है जो हमें कह रहा है। ठीक है, उसके पास कितनी एक्सपर्टीज है, यानी कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता होती है। अगर कोई और पर्सन कहे तो उसे हम ऑथेंटिक बात नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रस्ट वर्दिनेस। वेस्लर्स एट ऑल स्टडी 1966 में इसने एक स्टडी की थी एक आर्ग्यूमेंट के बारे में, कि एक जज था, एक क्रिमिनल था, ठीक है, जो कि कन्विक्टेड था। एक ऐसा क्रिमिनल जो कि कन्विक्टेड है यानी कि गिल्टी है, और एक जज से पूछा गया कि पुलिस इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिस एबिलिटी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कि वो कितना लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस देन द राइट्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स की जो आर्ग्यूमेंट होगी वो ज्यादा इम्प्रेसिव होगी लोगों के लिए, क्योंकि एक पर्सन वो जो अपने बेनिफिट्स के लिए कोई एक्शन चाह रहा है उसको इतना ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि और वो जो है वो उसमें लो क्रेडिबिलिटी आएगी। इन कॉन्ट्रास्ट वो पर्सन जो अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहा, ठीक है, तो उसमें हाई क्रेडिबिलिटी आ जाती है। यानी कि अगर क्रिमिनल कह रहा है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, अपने राइट्स को वो नहीं देख रहा, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा जो है वो अच्छी आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उस पर ज्यादा वो ट्रस्ट वर्दी है ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्लीपर इफेक्ट, लो क्रेडिबिलिटी एज अ डिसकाउंटिंग क्यू। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि जो डिलेड परसुएसिव मैसेज की मतलब वो डिलेड हो जाती है उसकी इफेक्टिवनेस, अगर जो क्रेडिबल सोर्स हो तब भी अगर वो डिले हो जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, होवलैंड और वेस ने स्टडी की थी 1951 में। उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, जिसने ये बताया था कि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो सेफ होती हैं। अब एक का ऑथर था ओपेनहेमर, जो कि न्यूक्लियर फिजिस्ट था सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बॉम्ब, वर्सेस प्रेवाडा जो कि सोवियत न्यूज़पेपर था। ठीक है, इसमें हाई वर्सेस लो क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, परसुएशन अब ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ठीक है, जितनी समझी जाती है। 4 हफ्ते बाद क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो जा अपनी इफेक्टिवनेस लॉस्ट कर देती है। ठीक है, बाकी स्टडीज ने भी ये शो किया कि जो क्रेडिबिलिटी के डिलेड इफेक्ट्स भी होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट में क्रेडिबिलिटी, सोर्स की क्रेडिबिलिटी हाई होती है, परसुएशन भी ज्यादा होती है, और उसके अगर 4 हफ्ते बाद आप टेस्ट करें तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता।
बट जिसमें क्रेडिबिलिटी कम है और वो डिलेड इफेक्ट है, ठीक है, तो उसमें फिर क्रेडिबिलिटी की सोर्स भी कम होती है और परसुएशन भी जो है वो कम होती है। यहाँ पर तो हमने इमीडिएट इफेक्ट की बात की है कि अगर हाई क्रेडिबिलिटी सोर्स हो, ज्यादा परसुएशन होती है, 4 वीक लेटर भी उसका अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्लीपर इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें आता है सोर्स मेमोरी। ओवर टाइम फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हम चीजें भूल जाते हैं। तो ओवर द टाइम लोग ये भूल जाते हैं कि सोर्स क्या था, जिस जगह से कंटेंट आया है, वो सिर्फ कंटेंट को याद रखते हैं। तो क्रेडिबिलिटी, जो सोर्स की क्रेडिबिलिटी होती है, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। क्रेडिबल सोर्स जो है वो बाद में डिसोसिएट भी हो जाता है मैसेज से, यानी कि मैसेज से बिल्कुल हट जाता है। तो ये एक्सप्लेन कर रही है कि जब क्रेडिबिलिटी, लो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है सोर्स की, मतलब जो परसुएशन का जो सोर्स है उसकी जो लो क्रेडिबिलिटी है, जब वो इंक्रीज होती है एज वेल एज जब वो डिक्रीज होती है, हाई क्रेडिबिलिटी परसुएशन की डिक्रीज होती है, ठीक है। मतलब स्लीपर इफेक्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और हाई क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होगी। कैलमैन और होवलैंड ने 1953 में इसी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को दोबारा रेप्लिकेट किया, बट उन्होंने ये रिमाइंड करवाया पार्टिसिपेंट्स को कि सोर्स क्या था पहले, ठीक है, बिफोर देयर एटीट्यूड्स वर रीअसेस्ड। मतलब उनके एटीट्यूड्स को जो है वो रीअसेस किया गया कि उनका पहले एटीट्यूड क्या था, ठीक है। तो जो स्लीपर इफेक्ट था वो रिमूव किया गया। 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने स्लीपर इफेक्ट को प्रमोट किया, ठीक है। एक मेटा एनालिसिस किया गया था, यानी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। 70 स्टडीज की गई, कॉमकेल और एल्ब्रेचिन ने की 2004 में, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने स्लीपर इफेक्ट को प्रमोट किया, कि जो मैसेज है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि उससे परसुएशन हो जाए। क्रेडिबिलिटी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो मैसेज के बाद दी जाए, ठीक है। मतलब एक दफा आपने मैसेज बता दिया है, उसके बाद आप क्रेडिबिलिटी की इंफॉर्मेशन दें कि वो मैसेज या वो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है। तो जो लो क्रेडिबिलिटी सोर्स, लो क्रेडिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है वो डिके हो जाती है, यानी कि वो फॉरगेट हो जाती है, वो जल्दी फॉरगेट हो जाती है एज कंपेयर टू जो मैसेज होता है हमारा। तो इसलिए हम मैसेज को पहले बताते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी सोर्स बाद में बताते हैं, ताकि जो लो क्रेडिबिलिटी सोर्स है, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाता है और एज कंपेयर टू जो कंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सोर्स फैक्टर्स में आ जाता है अट्रैक्टिवनेस, जो है वो भी परसुएसिवनेस को इनहेंस करती है। 1920s में जब फेमिनिस्ट का दौर चल रहा था, मतलब उस पर डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता था, तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे अगेंस्ट फीमेल इनइक्वालिटी, ठीक है। यानी कि जो फीमेल इनइक्वालिटी थी उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे फेमिनिस्ट वाले 1920s में। तो जो फ्राइड का नेफ्यू था एडवर्ड बर्ने, उसने अट्रैक्टिव को यूज किया, ठीक है, अट्रैक्टिव को यूज किया, लिबरेटेड, ठीक है, उसने लिबरेटेड वर्ड यूज किया अट्रैक्टिव के लिए, अट्रैक्टिव वुमेन्स के लिए। और उसने एक एड कैंपेन में, जो कि मतलब एक सिगरेट इंडस्ट्री थी, उसमें एड के लिए वुमेन्स, अट्रैक्टिव वुमेन्स को यूज किया, ताकि वो टॉर्च ऑफ फ्रीडम की सिंबल दे, ठीक है। मतलब टॉर्च ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उस टाइम वुमेन्स को जो है वो इनइक्वालिटी, उनके अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि वुमेन्स को लाएं उस इंडस्ट्री में, ताकि वो एक फ्रीडम का सिंबल जो है वो शो करे। तो वुमेन्स की कंपेन स्टार्ट हुई, एंटी स्मोकिंग स्लोगन, ठीक है, वो उन्होंने बनाया 1929 में। उसके बाद काफी सारी वुमेन्स ने टॉर्च ऑफ फ्रीडम की जो हैबिट है उसे अडॉप्ट किया, और सिगरेट कंपनी को काफी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इस लिबरेटेड फीमेल मार्केट से, ठीक है। तो यानी कि अट्रैक्टिव वुमेन्स जो हैं वो भी परसुएसिवनेस को इनहेंस करती हैं, अट्रैक्टिवनेस जो है वो इनहेंस करती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि काफी सारे एड्स में अट्रैक्टिव वुमेन्स को यूज किया जाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फेसेस को यूज किया जाता है। जैसे कि जो है वो जो मेंस की कलेक्शन होती है, ठीक है, मेंस वेयर में जो मेंस की कलेक्शन होती है उसमें अट्रैक्टिव फेसेस लेकर आए जाते हैं, ताकि परसुएशन में
जो है वो इजाफा हो। ठीक है, उसके बाद वो फैक्टर्स जो कि अट्रैक्टिवनेस को इंडिकेट करते हैं, उसमें आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस। अब इसमें आता है अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटी जो यूजी की थी, उसमें 41% जो है वो परसुएड हो जाते थे स्टूडेंट्स। एक मतलब एक पिटीशन अगर उनसे साइन करवाना है, पिटीशन एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर वो साइन करवाना है स्टूडेंट से, तो वो 41% जो है वो परसुएड हो जाते थे अट्रैक्टिव लोगों से एज कंपेयर टू लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, तो उनका जो रेट था वो ज्यादा था। तो कमर्शियली भी ज्यादातर यूज किया जाता है अट्रैक्टिव को, ताकि परसुएशन जो है वो इंक्रीज की जा सके। कमर्शियल्स जो हैं वो सेंट्रल और पेरिफेरल रूट यूज करते हैं परसुएशन का, यानी कि एक्चुअल मीनिंग ना पता चले बट उनका पर्पस भी का फुलफिल हो जाए। ठीक है, मतलब वो व्यूअर को कॉन्शियसली भी पता नहीं लगने देते अपना मकसद और अपना पर्पस पूरा कर लेते हैं, तो इसको हम पेरिफेरल रूट का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लाइकेबिलिटी। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि जो लाइकेबल पर्सन होते हैं आपके लिए, उनकी बात सॉरी, उनकी बात आप ज्यादा जल्दी मान जाते हैं। ठीक है, नाइस थिंग्स टू इनफ टू गेट पीपल टू लाइक यू, यानी कि जो पर्सन्स आप जिन पर्सन्स को आप पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करते हैं वो ज्यादा जल्दी आपकी बात मान जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिमिलैरिटी। तो कम्युनिकेटर्स जो कि सिमिलर होते हैं अपने ऑडियंस से, मतलब वो कम्युनिकेटर्स जो अपने ऑडियंस से सिमिलर होते हैं, सिमिलर किस तरह से कि उनके जो एटीट्यूड्स और वैल्यूज हैं वो एक जैसी होती हैं, और उनके बैकग्राउंड सेम होते हैं, उनकी अपीयरेंस कुछ हद तक सेम होती है, तो वो जो है वो ज्यादा जल्दी परसुएड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।